हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 में जिन लोगों की आईटीआर प्रोसेस हो गई थी, रिफंड भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे, या फिर असेसमेंट ईयर 25-26 की बात करें जो अभी करंट में चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे लोगों की आईटीआर प्रोसेस हो चुकी हैं और रिफंड भी क्लेम हो चुके हैं, अकाउंट में आ चुके हैं। इन दोनों ही असेसमेंट ईयर के लिए डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस टैक्स पेयर्स को सेंड कर रहा है और ये डिमांड की जो नोटिस है वो ज्यादातर उन आईटीआर्स के लिए भेजी जा रही हैं जो कि कई बार रिवाइज की गई हैं। तो डिमांड की नोटिस को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे देखना है कौन से असेसमेंट ईयर का ये डिमांड जो है खड़ा है पोर्टल पे। यहाँ पे डिमांड का अमाउंट और कितना इंटरेस्ट इस पे जो है जोड़ा गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि किस कारणवश ये अमाउंट डिमांड की रेस की गई है। इसके अलावा आपको ये चेक करना है डिटेल में, तो आपको ई फाइल सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। तो यदि आपके असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आउटस्टैंडिंग डिमांड आई हुई है तो आपको 25-26 देखना है और 24-25 के लिए है तो आपको 24-25 देखना है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 ओपन किया हुआ है। ये ओरिजिनल आईटीआर फाइल की गई थी। ठीक है, अब इस आईटीआर को 2 बार रिवाइज किया गया। तो जब भी रिवाइज आप करते हो तो यहाँ पे रिवाइज लिख करके आता है और अगस्त 19, 2024 को ये रिवाइज भी किया गया। इसको सक्सेसफुली ई वेरीफाई भी कर दिया गया। और जो सेकेंड टाइम इन्होंने रिवाइज किया आईटीआर को, उसकी डेट भी आप यहाँ पे देख लीजिए इससे कि आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर 6, 2024 को फिर से इसे रिवाइज किया गया। अब ये जो 2 आईटीआर आप देख रहे हो, ये दोनों ही आईटीआर एक साथ प्रोसेस हुई हैं। नॉर्मल रूल क्या कहता है इनकम टैक्स का कि जो आप आईटीआर रिवाइज करते हैं वो पुरानी वाली आईटीआर को कैंसिल कर देता है। मतलब ओरिजिनल आईटीआर आपने फाइल की, उसको आपने बाद में रिवाइज कर दिया तो ओरिजिनल आईटीआर कैंसिल हो जाती है और आपकी नेक्स्ट वाली आईटीआर वही सही मानी जाती है। तो जब हम आईटीआर को रिवाइज करते हैं तो सिर्फ हमारी एक ही आईटीआर प्रोसेस होनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, दोनों ही आईटीआर प्रोसेस हो रही है। तो आईटीआर को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हो और प्रोसेसिंग जो है वो सभी आईटीआर की हो जा रही है। तो क्या ये टेक्निकल ग्लिच है या सिस्टम की ओवरलैपिंग है? कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। ये जो पर्टिकुलर केस हमने ओपन किया हुआ है, इसमें दोनों ही आईटीआर प्रोसेस हो रही हैं और ओवरलैपिंग के केसेस सिस्टम पे दिखाई दे रहे हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे भी जो लोग अपनी आईटीआर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं उनके साथ ये ओवरलैपिंग की सिचुएशन क्रिएट हो रही है और उन्हें मिल रहा है आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, अगस्त 19 को आईटीआर रिवाइज की गई और वो सितंबर 8 को अंडर प्रोसेसिंग में जाती है। जब आप आईटीआर को फाइल कर लेते हो और उसे सक्सेसफुली आप ई वेरीफाई कर लेते हो तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में चली गई है। दोस्तों, आपको हमेशा ये अंडर प्रोसेसिंग की डेट देखनी बहुत ही जरूरी है। जब भी होता है ओवरलैपिंग के केसेस इसी से अंडर प्रोसेसिंग के डेट की वजह से निकल के आते हैं। तो यहां पे ये अंडर प्रोसेसिंग में गया और उसके बाद दिसंबर 18 को ये प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू, मतलब ये रिफंड के साथ ही आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। अब यहां पे जो सेकेंड टाइम रिवीजन किया गया वो 6 दिसंबर को किया गया। यहां पे टैक्स पेयर ने क्या गलती करी कि जब उसकी आईटीआर सितंबर में अंडर प्रोसेसिंग में गई थी तो उसे फिर से इसे रिवाइज नहीं करना चाहिए था। अब देखिए लोग गलती क्या करते हैं, ज्यादातर टैक्स पेयर के केसेस हमारे पास आते हैं, वो सिर्फ आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाए इसलिए आईटीआर को रिवाइज करवाते हैं और यदि नहीं होता है तो वो अपने से खुद से मल्टीपल टाइम्स आईटीआर को रिवाइज करते हैं जिससे कि उनकी आईटीआर जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए, उनका रिफंड उन्हें मिल जाए। दोस्तों, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है कि आप जल्दी आईटीआर को प्रोसेस कराने के लिए बार बार आप आईटीआर को रिवाइज करते हो। जब तक आपके आईटीआर में कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक आपको आईटीआर रिवाइज नहीं करनी चाहिए। तो आपको आईटीआर रिवाइज करनी कब चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई इनकम छूट गया है, आपने ओरिजिनल आईटीआर मुझसे नहीं ली तो आप रिवाइज कर लो। आपका जो आईटीआर वो AIS 26AS और TIS के अकॉर्डिंग नहीं है। थर्ड ये कि आपका कोई डिडक्शंस था जो कि आपको लेना था ओरिजिनल आईटीआर में लेकिन आप उसको स्किप कर दिए, भूल गए, तो आप आईटीआर को रिवाइज करके क्लेम कर लीजिए। इसके अलावा कुछ मल्टीपल रीजंस होते हैं आईटीआर को रिवाइज करने के लिए, लेकिन दोस्तों आईटीआर को प्रोसेस करवाने के लिए बार बार आईटीआर को रिवाइज करना ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। और ये आईटीआर 23 दिसंबर को प्रोसेस होती है और इसके 23 दिसंबर को ही डिमांड के साथ प्रोसेस होती है।
मतलब ऑलरेडी जो रिवाइज आईटीआर थी वो आपकी प्रोसेस होगी 18 दिसंबर को, फिर 23 दिसंबर को ये नेक्स्ट वाली आईटीआर प्रोसेस हुई डिमांड के साथ। तो यहां पे दोस्तों मिस्टेक क्या हुई टैक्स पेयर से कि जब आपकी आईटीआर ऑलरेडी अंडर प्रोसेसिंग में चल रही थी तो आपको उसे प्रोसेस कराने के लिए दोबारा रिवाइज नहीं करना चाहिए था। तो जो पहली वाली आईटीआर रिवाइज की उसमें रिफंड तो इशू हो गया टैक्स पेयर को, हो सकता है आपके केस में भी 25-26 में रिफंड इशू हो गया होगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जब ये आईटीआर दोबारा प्रोसेस हो रही है तो उस केस में डिमांड के साथ हो रही है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 19 अगस्त को रिवाइज किया गया। मान लीजिए कि इस आईटीआर में 20,000 का रिफंड क्लेम किया गया। इसके बाद अब टैक्स पेयर ने देखा कि भाई ये जो है प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, तो दिसंबर में फिर आकर के 6 दिसंबर को उसने फिर से रिवाइज कर दिया इस आईटीआर को। अब ये वाली आईटीआर जो है सितंबर में ही अंडर प्रोसेसिंग में चली गई। अब जो आईटीआर आपने रिवाइज किया उसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक होता है कि जेन्युइन केसेस, जो मैंने आपको भी बताया था कि आपका 26 ईयर्स या ASTIS के अनुसार आईटीआर नहीं है, आईटीआर में कोई इनकम है जो छूट चुकी है, या कोई डिडक्शंस क्लेम करना था आपने नहीं किया। तो मान लीजिए कि आप जेन्युइनली आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका टैक्स बन रहा है 5,000 रुपीज का, जो कि आपको पे करना है। और दूसरा ये हो गया, आपको लगा कि यार पहले वाली आईटीआर में हमने 20,000 का रिफंड लिया था, बहुत ज्यादा क्लेम कर लिया है। अब ऐसा करते हैं कि इस रिफंड को थोड़ा सा कम कर देते हैं जिससे कि आईटीआर हमारी जल्दी प्रोसेस हो जाए, जबकि कोई जेन्युइन रीजन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अब आपका रिफंड कितना बन रहा है 12,000। अब पहले केस में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने आपके आईटीआर को प्रोसेस कर दी, जो कि 18 दिसंबर को आपने अभी देखा, रिफंड भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब क्या हुआ 23 दिसंबर को जो सेकेंड आपने आईटीआर रिवाइज की थी वो भी दोस्तों प्रोसेस होता है। अब उसमें टैक्स लायबिलिटी 5,000 की आ गई, या फिर आपके रिफंड कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 17,890 का रिफंड आपका आ रहा है। पहले 20,000 आपने क्लेम किया था, अब ये अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो दूसरी वाली रिवाइज आईटीआर में, ठीक है। अब इस तरह से कैसे इसका इंपैक्ट पड़ता है, तो डिपार्टमेंट जब दूसरी आईटीआर को प्रोसेस करेगा तो वो डिमांड के साथ करेगा। तो उसमें क्या होगा, एक तो आपका 5,000 रुपीज टैक्स आ रहा है, ये तो आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपने रिफंड ले लिया था इस वाले आईटीआर में 20,000 जो गलत था वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। इसके बाद जितना भी डिले होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस है, और जितना भी डिले होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234BC में, ठीक है। 500 लेट से कि इंटरेस्ट आ गया, टोटल आपको 25,500 का ये डिमांड नोटिस इशू करेगा, जो कि लोगों को अभी रिसीव हो रहा है। अब इस केस में देख लेते हैं, यहाँ पे 20,000 का रिफंड आपने ऑलरेडी ले लिया था, लेकिन आपने रिवाइज किया तो आप बोल रहे हो कि नहीं हमारा तो 17,890 का रिफंड है। तो डिपार्टमेंट बोलता है ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें वापस कर दीजिए, ठीक है। तो 20,000 में से 17,890 को माइनस कर देंगे, इतना जो है डिमांड का वो नोटिस आपको इशू कर देगा। अब जबकि डिमांड की नोटिस आपको मिल गई है तो आपको क्या करना है, यहाँ पेंडिंग एक्शन में रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना है। तो आपको ये आउटस्टैंडिंग डिमांड क्या करना है, पे कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर केसेस में टैक्स पेयर ही गलत होता है, ठीक है। और यदि डिपार्टमेंट गलत है तो फिर आप यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे आप जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको डिसएग्री भी कर सकते हो। मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आया और डिपार्टमेंट जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड आपको इशू कर चुका है, तो आप डिसएग्री कर सकते हो। लेकिन यदि सही है तो फिर इस केस में आपको डिमांड इज करेक्ट पे क्लिक करना है, और जो पेमेंट आपने किया हुआ है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। आपको इस बॉक्स को चेक करना है, डिमांड ऑलरेडी पेड, इस पे यस पे क्लिक करना है, आपको चालान यहाँ पे ऐड करना है, सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, फिर इसको आपको सबमिट कर देना। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक से जरूर। थैंक यू सो मच।